सुशीला जी का छोटा बेटा रमेश जो विदेश से वापस अपने घर लौटा था। सुशीला जी अपनी बड़ी बहू को चाय बनाने के लिए बोलकर अपने छोटे बेटे के कमरे में चली गई। जब संध्या चाय लेकर जैसे ही देवर रमेश के कमरे में जाने लगी, अंदर से आती आवाज़ों ने उसे रोक दिया। रमेश झुंझलाते हुए बोला, माँ, ये सही नहीं है। जब संध्या ने सारी बातें सुनी तो वो अपनी सास की सच्चाई को जानकर दंग रह गई। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर आ रही थी। घर में एक अलग ही गहमा गहमी थी। सुशीला जी का छोटा बेटा रमेश जो विदेश में नौकरी करता था, आज उसके लिए एक ऊंचे खानदान से रिश्ता देखने लड़की वाले आ रहे थे और सुशीला जी ये मौका किसी हाल में भी हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। इसलिए लड़की वालों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। वह सुबह से अपनी बड़ी बहू संध्या के पीछे लगी थी। संध्या बहू, अरे ये सफाई की है तुमने? यहाँ सारी धूल जमी पड़ी है। एक शोपीस की ओर देखते हुए सुशीला जी बोली। संध्या ने बिना कुछ कहे वहाँ से धूल साफ की और फिर हाथ धोकर किचन की ओर भागी। हे भगवान, अब यहाँ देखो ज़रा, ये सोफ़े ठीक से तक नहीं। कहते हुए सुशीला जी खुद सोफ़े झाड़ने लगी। सब्जी और छोले तैयार हो गए हों तो खीर भी बनने रख दो। ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी माँ जी, बना रही हूँ, हड़बड़ाते हुए संध्या ने कहा और फिर काम करने की गति बढ़ा दी। पूरियों का आटा लगाना भी बाकी है अभी। तुम कर क्या रही हो? बस लगाने लगी हूँ माँ जी। अपने दुपट्टे से पसीने की बूंदें पोंछते हुए संध्या ने कहा तो सुशीला जी ने थोड़ी पर हाथ रखा और शक्की निगाहों से किचन का जायज़ा लेने लगी। संध्या की पूरी कोशिश थी कि सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए। वह जानती थी कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो हर बार की तरह सासू माँ उसे खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकेंगी। लड़की वालों के आने का समय हो रहा था, लेकिन बेचारी संध्या को इतनी फुर्सत भी कहाँ मिली थी कि जाकर अपने कपड़े ही बदल लेती। आखिरकार दरवाजे की घंटी बजी। सुशीला जी ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाई और दरवाज़ा खोल दिया। अरे आइए आइए, कब से आपका इंतज़ार था। उन्होंने लड़की वालों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। लड़की के माता पिता के साथ उसके चाचा चाची भी आए थे। उनकी चाल ढाल और कपड़ों से ही साफ झलक रहा था कि वह कितने संपन्न हैं। वह सोफे पर बैठते ही घर का बारीकी से मुआयना करने लगे। संध्या जल्दी जल्दी पानी लेकर आई और फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई, लेकिन सुबह से भाग दौड़ करते करते उसकी हालत बिगड़ गई थी। माथे पर पसीना झलक रहा था। साधारण सलवार कमीज पर सूती दुपट्टा पहने हुए थी। वह भी काम करते करते गंदा हो गया था। लड़की वालों में से चाची ने धीरे से फुसफुसाया, ये कौन है? तो लड़की की माँ ने कहा, पता नहीं, शायद नौकरानी लग रही है। सुशीला जी ने ये सुन लिया और ठिठकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ये हमारी बड़ी बहू संध्या है। एक पल के लिए लड़की वाले हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे पर हल्की असहजता उभर आई। लड़की के पिता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, ये आपकी बहू रानी है। हमें लगा शायद। कहते कहते वो चुप हो गए। संध्या चुपचाप सभी को नाश्ता परोसने लगी। लड़के वाले एक अमीर घराने की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन यहाँ बहू की हालत किसी काम वाली जैसी लग रही थी। सुशीला जी को लगा कि माहौल थोड़ा असहज हो गया है, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या करें, हमारी बहू को काम करने की आदत ही इतनी है, इसे आराम करना आता ही नहीं। लड़की की माँ ने धीमे स्वर में कहा, अच्छा, बहू काम करने की इतनी आदी है, लेकिन हमारी बेटी को तो बिल्कुल आदत नहीं है काम करने की। सुशीला जी का चेहरा हल्का उतर गया, लेकिन उन्होंने तुरंत बात संभाली। अरे नहीं नहीं, हमारी छोटी बहू को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बड़ी बहू का तो ये शौक़ है। बस लड़की वालों के मन में अब हल्की झिझक थी। उनका व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा लगने लगा। वह चुपचाप नाश्ता करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे।
सुशीला जी ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उनके मन में हलचल मची हुई थी। इस रिश्ते को वह किसी भी हाल में फिसलने देना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपनी बातों से माहौल ठीक करने की कोशिश जारी की रखी। चाय नाश्ते के बाद लड़की वालों ने इधर उधर की बातें की, लेकिन माहौल पहले जैसा सहज नहीं रहा। तभी लड़की के पिता ने सवाल किया, वैसे आपका बेटा रमेश कब आने वाला है भारत? सुशीला जी ने झट से मुस्कान ओढ़ ली। बस यूं समझिए कि 1 महीने के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। नौकरी से थोड़ी छुट्टी लेने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब सब तय हो गया है। थोड़ी देर उधर उधर की बातें हुई और फिर वे सब उठ खड़े हुए। सुशीला जी ने पूरे जोश के साथ उन्हें विदा किया। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अब आगे का फैसला आप सब पर है। लड़की की मां ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और वे सब लोग वहां से चले गए। लेकिन शाम होते होते सुशीला जी की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि लड़की वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। सुशीला जी का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वह बार बार फोन की तरफ देख रही थी। आखिरकार उन्होंने बिचौलिए शर्मा जी को फोन लगाया, जो इस रिश्ते की बातचीत करवा रहे थे। हाँ शर्मा जी, क्या खबर है? लड़की वालों ने क्या कहा? सुशीला जी की आवाज़ में हल्की घबराहट थी। शर्मा जी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद गहरी सांस ली। बहन जी, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर लड़की वालों ने तो साफ मना कर दिया है। क्या? पर क्यों? सुशीला जी को जैसे कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कुछ कहने से मना कर दिया। हाँ, इतना ज़रूर बोले कि जो लोग अपनी बड़ी बहू को नौकरानी बनाकर रखते हैं, वो छोटी बहू को क्या ऐश कराएंगे। सुशीला जी के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। क्या बकवास है ये? हमने संध्या को कब नौकरानी बनाया? उनका स्वर ऊंचा हो गया। शर्मा जी ने ठंडी आवाज़ में कहा, बहन जी, मैं क्या कहूँ? लड़की वालों ने जो देखा वही बोले। उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी बहू की हालत देखकर कोई भी कह देगा कि वह घर की बहू नहीं, नौकरानी है। उन्होंने साफ कहा है कि इस घर में उनकी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। अब सुशीला जी की सांसें तेज चलने लगी। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। ये सब उस मनहूस संदेह की वजह से हुआ। अगर वह जरा भी संभल कर रहती, ढंग से तैयार होकर बैठती, तो ये नौबत आती ही नहीं। उन्होंने झटके से फ़ोन काट दिया और माथा पकड़कर सोफे पर बैठ गईं। उसी समय सुशीला जी का बड़ा बेटा संध्या का पति अमर घर में दाखिल हुआ। अमर जैसे ही अंदर आया, उसने अपनी माँ को परेशान देखा। वह बेचैनी से गहरी सांसें ले रही थी। क्या बात है माँ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अमर ने पास बैठते हुए पूछा। सुशीला जी ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा, जब तक ये संध्या हमारी ज़िंदगी में रहेगी, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। माँ, मेरी तबीयत और ना ही इस घर के हालात। अमर चौंक गया। अब क्या हो गया माँ? सुशीला जी ने गुस्से से आंखें बंद कर ली। फिर बोली, इतना अच्छा रिश्ता आया था रमेश के लिए और लड़की वालों ने मना कर दिया। उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया, और वह भी सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से। अमर को यकीन नहीं हुआ। संध्या की वजह से? मगर क्यों? सुशीला जी ने झट से आंखें खोलकर उसे घूरा। क्या तूने देखा भी था किस हालत में वह उनके सामने आई थी? कपड़े पहनने तक का सलीका नहीं है उसे। उसका बस चले तो पूरे घर को डुबो दे। ज़रा भी अकल नहीं है उसमें। सुबह ही उसे कहा था कि लड़की वाले ऊंचे घराने के हैं, फिर भी वह यूं नौकरानियों जैसी बनी घूम रही थी। अमर का चेहरा गंभीर हो गया। सुशीला जी ने आगे कहा, एक बहू के पहनावे से ही उसके पति और ससुराल की इज्जत होती है। अगर वह अच्छे कपड़े पहनेगी तो लोग तुम्हारी ही वाह वाह करेंगे, और अगर वह इस तरह रहेगी तो लोग यही कहेंगे कि हम अपनी बहू पर जुल्म करते हैं, ना उसे अच्छा खाने को देते हैं, ना ही पहनने को। अब सोच, जब ये बात 10 लोगों तक जाएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? अमर को अब अपनी माँ की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। अब तू ही कुछ कर बेटा। अगर इस घर की इज्जत बनाए रखनी है तो अकल ठिकाने लगा अपनी पत्नी की। अमर बिना कुछ कहे तंजी से उठा और गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अमर ने झटके से दरवाज़ा खोला तो संध्या झट से उठी और बोली, आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही संध्या रसोई की ओर जाने लगी, तभी अमर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और झटके से उसे पीछे की ओर धकेला। संध्या गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से संभली। इससे पहले कि वह उसके इस व्यवहार का कारण पूछती, अमर कड़वी आवाज़ में बोला, ये तुमने कैसा हुलिया बना रखा है? 1 ही साल हुआ है हमारी शादी को, और देखो अपने आप को शीशे में। नवविवाहिता नहीं, किसी की विधवा लग रही हो। ये सुनते ही संध्या के होश उड़ गए। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? और क्या कहूँ, तुम्हें तो इतनी भी अकल नहीं है कि किसी के सामने कैसे आना चाहिए। संध्या ने हैरानी से कहा, क्या मतलब?
अच्छा, इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो तुम, जो इतना भी नहीं समझती कि जब बाहर से लोग आएँ तो कैसे तैयार होकर आना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग तुम्हें ठीक से पहनने को नहीं देते हैं। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। पर अमर, सुबह से सारा काम तो मैं ही कर रही थी। मैंने पहनने के लिए नई साड़ी भी निकाली थी, लेकिन काम इतना था कि कपड़े बदलने की फुर्सत ही नहीं मिल पाई। इसलिए तभी अमर उसकी बात काटते हुए जोर से चिल्लाया, तो क्या हुआ? घर के काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ नौकरों की फौज खड़ी हो। घर के जितने भी काम हैं वो सब तुम्हें ही करने पड़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि तुम में हमारी दूसरों के सामने बेइज्जती करवाओ। आज तुम्हारी वजह से रमेश का इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया। आज के बाद अगर तुम किसी के सामने ऐसे हुलिये में आई तो तुम्हारी खैर नहीं। संध्या हैरान थी, क्योंकि शादी के बाद से लेकर आज तक, सुबह से लेकर रात तक वह सिर्फ और सिर्फ अपनी सास और पति के इशारों पर ही नाच रही थी। फिर भी उसे ही बातें सुनाई जाती थी, बात बात पर जलील किया जाता था, और कभी कभी तो अमर उस पर हाथ भी उठा देता था। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखती थी संध्या। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखा कर उसका ब्याह रचाया था। उसका कोई भाई नहीं था, और संध्या अपने माँ बाप को अपनी हालत के बारे में बताकर उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। ये बात अमर और उसकी माँ जानते थे, और इसी बात का फ़ायदा उठाते थे। रसोई में रोटी बनाते वक्त संध्या सोचने लगी कि कितनी उम्मीदें लेकर वह शादी करके इस घर में आई थी, कि माँ जैसी सास मिलेगी, प्यार करने वाला पति मिलेगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। सास दिन भर हुक्म चलाती और रात होते ही बहू की शिकायतों का पिटारा खोल देती। अमर कभी भी उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता, उल्टा जरा जरा सी बात पर चीखना चिल्लाना और कभी कभी हाथ तक उठा देना उसकी आदत बन चुकी थी। कितने महीनों से वह अपने घर नहीं गई थी। माँ बाप से मिले कितना समय बीत गया था। शादी से पहले तो सोचा था कि एक ही शहर में तो मायका और ससुराल है, जब भी दिल करेगा माँ के पास चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो उसे घर से बाहर पैर निकालने तक की इजाज़त नहीं थी। एक बार माँ से मिलने की बात कही थी तो अमर ने अपनी माँ की बोली बोलते हुए गुस्से से आंखें दिखाकर कहा था, हर दूसरे दिन मायके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यही तेरा घर है और तुझे इसी घर में रहना है। उसके बाद तो संध्या ने माँ से मिलने जाने की बात करने की हिम्मत ही नहीं की। फ़ोन पर भी बात होती तो सास की कड़ी नज़रों के बीच बस कुछ ही मिनटों की औपचारिक बातचीत। तभी बाहर से सासू माँ की तेज़ आवाज़ आई, बहू रसोई में जाकर सो गई है क्या? अमर डाइनिंग टेबल पर बैठा इंतज़ार कर रहा है। तभी ख्यालों में डूबी संध्या एकाएक ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। खाना लगाकर टेबल पर रखा, लेकिन मन अब भी भारी था। अगले दिन सुबह जब संध्या रोजाना की तरह काम करने में व्यस्त थी तो उसकी सासू माँ ने कहा, आज हमें मेरी सहेली के बेटी की शादी में जाना है, तो कोई अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। तो संध्या ने धीमे स्वर में कहा, जी माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। तभी सुशीला जी नाक चढ़ाते हुए बोली, और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से तैयार हो। कोई ऐसा वैसा सूट मत पहन लेना, मेरी इज्जत का सवाल है। सासू माँ की बातें सुनकर संध्या कुछ पल के लिए सन रह गई। कल की कड़वी बातें अब भी उसके मन में गूंज रही थी, और सासू माँ आज सुबह फिर उसे नीचा दिखाने में लगी थी। संध्या ने धीरे से सिर हिलाया और सुशीला वहाँ से चली गई। लेकिन संध्या का दिल बुझ सा गया था। शाम को उसने अलमारी से एक हल्का गुलाबी रंग का सूट निकाला और तैयार होने लगी। उसने श्रृंगार किया, लेकिन चेहरा अब भी उतरा हुआ था। तभी कमरे में अमर आ गया तो संध्या ने जल्दी से उसके कपड़े निकालकर उसे दे दिए। वह सोच रही थी शायद अमर उसकी ओर देखकर उसकी तारीफ करेगा, लेकिन अमर ने उसकी ओर नज़र भरकर देखा तक नहीं। फिर संध्या ने ही पूछ लिया, बताइए तो कैसी लग रही हूँ मैं? तो अमर उसकी ओर देखते हुए बोला, ठीक लग रही हो। इतना ठंडा सा जवाब पाकर संध्या का दिल बुझ सा गया। तभी कमरे में उसकी सासू माँ आई और बोली, अरे अमर, आ गया तू? जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर सुशीला जी की नज़र संध्या की ओर गई।
बहू, तुमने फिर से ये बेकार सा सूट पहन लिया। कितनी बार कहा है, अपनी माँ के दिए हुए ये घटिया से कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सोचेंगे सब लोग कि मेरी बहू के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं हैं। अभी के अभी ये कपड़े बदलो और तुम्हारी शादी के शगुन पर जो साड़ी हमने तुम्हें दी थी वह लाल रंग की साड़ी पहनो। और ये क्या, तुमने तो एक गहना तक नहीं पहना। अमर, ये तो सब लोगों के सामने हमारी नाक कटवा कर रख देगी। ये बात सुनकर अमर गुस्से से बोला, तुमने सोने के गहने क्यों नहीं पहने? तो संध्या बोली, वह गहने तो। इससे पहले कि संध्या अपनी बात पूरी कर पाती, सुशीला जी ऊंची आवाज़ में बोली, हाँ हाँ, मुझे मालूम है, गहने मेरे पास हैं, संभाल कर ही रखे हैं, खाए नहीं जा रही हूँ मैं तुम्हारे गहने। पर मुझे ये भी मालूम है कि तुम उन गहनों को संभाल कर नहीं रख पाओगी, इसलिए अपने पास रखे हैं मैंने। फिर अमर ने कहा, संध्या, तुम माँ से गहने मांग भी तो सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हारी अहम को तो ठेस पहुँचती है ना। या फिर तुम दुनिया वालों के सामने ये साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत बेचारी हो, जिसे आज तक किसी ने कुछ नहीं दिलाया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? और हाँ, अब ज़रा चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। शादी पर जा रहे हैं, किसी मातम में नहीं। इतनी बात कहकर अमर बाथरूम में चला गया। संध्या की आंखों से आंसू झलक रहे थे। उसने अपनी सास के कहे अनुसार चुपचाप उनकी दी हुई लाल रंग की साड़ी निकाली, श्रृंगार किया, गहने पहने और चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान ओढ़ ली। कुछ देर बाद वह सब शादी में पहुंच गए। सुशीला जी की सहेलियां और अन्य जान पहचान के लोग वहां मौजूद थे। संध्या ने देखा कि जैसे ही वह लोगों के सामने पहुंचे, उसकी सास और पति का व्यवहार एकदम बदल गया। सुशीला जी ने संध्या को अपने पास खींचा और गर्व से कहा, देखो ये मेरी बहू है, कितनी सुंदर और संस्कारी है ना। उनकी आवाज़ में वही मिठास थी जो संध्या को घर पर कभी कभी सुनने को नहीं मिलती थी। अमर भी संध्या के पास खड़ा था। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। संध्या ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह जानती थी कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है। इधर सुशीला जी की सहेली राधा अपनी दूसरी सहेली से बातें कर रही थी। वैसे सुशीला की बड़ी बहू तो खूबसूरत है और सुना है स्वभाव की भी बहुत अच्छी है, राधा ने कहा। दूसरी सहेली ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ख्याल तो उसका सुशीला भी बहुत रखती होगी। बहू से अच्छा व्यवहार हासिल करने के लिए उसके साथ भी तो अच्छा व्यवहार रखना पड़ता है ना, राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, सुशीला हर जगह अपनी बहू को अपने साथ लेकर जाती है और देखो ना कितने अच्छे तरीके से पेश आती है उसके साथ। बहू की साड़ी तो देखो, कम से कम 8 से 10 हज़ार की होगी। तभी सुशीला जी अपनी सहेलियों के पास आई और तो राधा बोली, वाह सुशीला, तुमने तो बहुत अच्छी किस्मत पाई है, बहू तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारी। सुशीला जी ने गर्व से सिर हिलाया और बोली, अरे राधा, अगर लड़की ससुराल में हंसी खुशी से रहेगी तो चेहरे पर निखार तो आएगा ही ना। बेटी की तरह रखती हूँ मैं उसे। और अमर का तो क्या ही कहूँ, सारे नखरे उठाता है उसके। अगर इतना ख्याल रखा जाए ससुराल में तो चेहरे पर चमक क्यों नहीं होगी, राधा ने हंसते हुए कहा। वह तो दिखता ही है कि अमर कितना प्यार करता है उसे। आए दिन फेसबुक पर उसके साथ अपनी फ़ोटो शेयर करता है। क्या नसीब है तुम्हारी बहू का। तो सुशीला जी ने गर्व से कहा, अरे वह तो यहाँ इतनी खुश है कि अपने मायके जाने का नाम ही नहीं लेती। उसके माँ बाप तो रोज़ उसे फ़ोन करके आने को कहते हैं, लेकिन वो जाती ही नहीं। मैं भी उसे कहती हूँ कि बेटा थोड़े दिन अपने मायके चक्कर लगा लिया करो, वहाँ रहने चली जाया करो। आखिर माँ बाप का भी तो दिल करता होगा ना मिलने का, पर उसका तो इतना दिल लगा हुआ है यहाँ पर कि माँ बाप को भी भूल गई है।
राधा ने आश्चर्य से कहा, अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। वरना आजकल की बहुएं तो सास के साथ रहना पसंद नहीं करती, और यहाँ तो तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रहकर इतनी खुश है। फिर राधा ने संध्या के गहनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसे तुम्हारी बहू के गहने तो बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हारी तरफ से है क्या? फिर सुशीला जी ने कहा, अरे और नहीं तो क्या, एक एक गहना मैंने बहुत शौक से बनवाया है अपनी बहू के लिए। मैंने तो उनकी शादी से पहले ही सोच लिया था कि अपनी बहू के लिए मैं बहुत कीमती जेवर लेने वाली हूँ। एक भी गहना हल्का नहीं है, सब के सब भारी और चढ़ाऊ हैं। संध्या ये सब सुन रही थी। बात उन गहनों की हो रही थी जो सुशीला जी ने उसकी शादी के समय खरीदे ज़रूर थे, लेकिन आज तक उसे अपने गहने पहनने का सौभाग्य नहीं मिला था। आज सिर्फ इसलिए पहनाए गए थे क्योंकि बाहर वालों को दिखाना था। सुशीला जी ने संध्या को अपने पास बुलाया और मीठी आवाज़ में कहा, आओ बेटा, तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। उन्होंने संध्या को अपनी सहेलियों के सामने खड़ा किया और ऐसे दिखाने लगी जैसे वह संध्या की सबसे अच्छी सहेली हो। देखो, ये मेरी बहू है, सुशीला ने खुशी से कहा। संध्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल भारी था। कुछ देर बातचीत करने के बाद सुशीला जी ने कहा, अरे बहू, जाओ तुम दोनों खाना खा लो। अमर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारे बिना खाना कहाँ खाएगा वो। ये कहते हुए सुशीला जी हंसने लगी। राधा ने सुशीला जी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तारीफ के काबिल तो तुम भी हो सुशीला जी। अपनी बहू को इतना प्यार देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सुशीला जी का सिर अभिमान से ऊंचा हो गया और बोली, अरे इतना ही नहीं, मैं तो अपनी बहू से घर का काम करने को भी नहीं कहती। राधा ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, तो क्या तुम करती हो घर का काम? सुशीला जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मैंने तो अपने बेटे की शादी के बाद से ही घर पर काम वाली बाई लगा ली है, जो दिन भर घर का सारा काम करती है। अरे नई नई शादी हुई है मेरे बेटे बहू की, अभी से अपनी बहू को काम पर लगा दूंगी क्या? यही तो उम्र है ऐश करने की। राधा को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, वाह सुशीला, तुम्हारी सोच तो बहुत आधुनिक है। आजकल के लोग तो बहू के आते ही उसे घर के काम में उलझा देते हैं, लेकिन तुमने तो उसे पूरी आज़ादी दे रखी है। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू हमेशा खुश रहे। सुशीला ने राधा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, वैसे तुम्हारी बेटी सारिका क्या कर रही है आजकल? कसम से बहुत प्यारी है, उसके लिए भी रिश्ता तो ढूंढ ही रही होगी ना तुम? राधा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ सो तो है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चिंता तो होती ही है। सुशीला जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मेरा छोटा बेटा रमेश भी कुछ ही दिनों में कनाडा से इंडिया वापस आने वाला है। सोच रही हूँ कि लगे हाथ इसके लिए भी रिश्ता देख लूँ। वैसे तो रिश्तों की कमी नहीं है उसके लिए, यूँ कहो कि लड़कियों की लाइन लगी है मेरे बेटे के लिए, लेकिन मुझे तो लाखों में एक लड़की चाहिए। आखिर कोई छोटी मोटी नौकरी थोड़ी ना है मेरे बेटे की। कनाडा में अच्छी नौकरी कर रहा है, अपनी पत्नी को भी साथ ही ले जाएगा शादी के बाद। ये सुनकर राधा का दिल मानो बलियों उछलने लगा। वह अपनी सहेली सुशीला का इशारा समझ गई थी। इधर शादी से लौटने के बाद जैसे ही सुशीला जी अमर और संध्या के साथ घर आई, संध्या चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी पीछे से सुशीला जी की आवाज़ आई, अरे महारानी, कहाँ चली? ये जेवर तो मुझे वापस कर दे, सोने के गहने हैं, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं, संभाल कर रखना पड़ता है। संध्या एक पल के लिए ठिठक गई। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी अभी उतार कर देती हूँ माँ जी। वह अपने कमरे में गई, आईने के सामने खड़ी होकर गहने उतारने लगी। मंगलसूत्र को छूते ही उसकी आंखें नम हो गईं। शादी के वक्त उसने सोचा था कि ये उसका सौभाग्य है, लेकिन आज ये सिर्फ एक उधार का गहना बनकर रह गया था। दूसरी तरफ अमर अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। माँ, संध्या कह रही थी उसे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। सुशीला जी पलटी और तीखे स्वर में बोली, पागल हो गया है तू, ये क्या बात कर रहा है? अरे माँ, मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन वह कह रही थी कि बहुत समय हो गया है मायके गए हुए। अगर मैं अभी मना कर दूंगा तो कहीं अपने मायके वालों से शिकायत ना कर दे। सुशीला जी कुछ क्षण सोचने लगी, फिर चतुराई से बोली, देख बेटा, एक काम कर, कल उसे मायके ले जा, लेकिन अपने साथ ही वापस ले आना। गलती से भी उसे वहाँ छोड़ने की भूल मत करना, समझा? अमर ने सिर हिलाया, ठीक है माँ। वह जाने ही वाला था कि सुशीला जी ने उसे फिर से रोका और कहा, अच्छा सुन, जेवर देख लेना ज़रा। हाँ माँ, अभी ला कर देता हूँ। इधर राधा पार्टी से लौटकर सीधे अपने कमरे में आई और जैसे ही उसने अपने पति को देखा, मुस्कुराती हुई बोली, जानते हो आज की पार्टी कितनी शानदार थी। वहाँ सुशीला की बहू संध्या को देखकर तो बस दिल खुश हो गया।
पति थोड़ा हैरान होकर बोला, अच्छा ऐसा क्या खास था? अरे उसके बहू बेटे की जोड़ी तो देखते ही बन रही थी। अमर अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, बस पूछिए मत। दोनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे। कभी संध्या के लिए कुछ लेकर आता तो कभी कुछ। सच कहूँ तो ऐसा प्यार मैंने बहुत कम घरों में देखा है। और सुशीला तो बहू को पलकों पर बिठाकर रखती है। अरे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये सब दिखावट भी तो हो सकता है ना। बाहर वालों के सामने कुछ और घर के अंदर कुछ और। राधा जल्दी से इनकार करते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो बहू का सच्चे दिल से ख्याल रखते हैं। अच्छा चलो मान लिया, पर तुम इतनी सुशीला की तारीफ क्यों कर रही हो? राधा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि वो अपने छोटे बेटे रमेश के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। आप तो जानते हैं रमेश कनाडा में सेटल है। बात बात पर सुशीला भी हमारी बेटी सारिका का जिक्र छेड़ रही थी। मुझे भी लगता है हमारी सारिका के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। ऐश करेगी वहाँ जाकर। ये सुनकर राधा जी के पति गहरी सोच में पड़ गए। बात तो सही कह रही है। अपनी बेटी अच्छे परिवार में जाए, आराम से रहे, ये कौन नहीं चाहेगा। पति की सहमति मिल गई तो राधा जी ने बिना देर किए सुशीला से इस रिश्ते की बात करने की सोची। संध्या अपने पति अमर के साथ मायके से लौटकर घर में दाखिल हुई थी कि सुशीला जी की तीखी आवाज़ गूंज उठी, आ गई अपने माँ बाप से मिलकर। अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी तुम्हारे माँ बाप के। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं तुम्हारे लिए। अरे अगर यही सब करना था तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी? रखते ना ज़िंदगी भर तुम्हें अपने पास बिठाकर। सुशीला जी की झुंझलाहट और बढ़ गई। अब खड़ी रहोगी क्या? जल्दी से अपना बैग रखो और जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। ठीक है माँ जी, कहकर जैसे ही संध्या कमरे में जाने लगी तभी सासू माँ बोली, वैसे तुम्हारे माँ बाप को इतनी अकल भी नहीं है कि मेरे लिए भी खाना देते। बड़े ही बेशरम किस्म के लोग हैं। संध्या अक्सर अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर चुप रह जाती थी, लेकिन आज सुशीला जी की बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसने उम्मीद भरी नज़रों से अमर की ओर देखा, शायद वह उसका पक्ष लेगा, लेकिन अमर तो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में कोई विरोध नहीं था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह अपनी माँ की बात से पूरी तरह सहमत है। अमर गुस्से से बोला, ऐसे हमारी तरफ घूरकर क्या देख रही हो? सुनाई नहीं देता क्या? जाकर खाना बनाओ, माँ को भूख लगी है। गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। इधर सुशीला जी ने अमर को अपने पास बुलाया, फिर संदेह भरे स्वर में बोली, इसे वहाँ अपने माँ बाप के साथ अकेला तो नहीं छोड़ा? अरे नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं एक सेकंड के लिए भी वहाँ से नहीं हटा। वे लोग तो इसे 2-4 दिन रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। सुशीला जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने संतोष में सिर हिलाया। अच्छा किया तूने। बहुओं को ज़्यादा ढील दी जाए तो बगावत पर उतर आती हैं। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सास की कड़वी बातें और अमर का बेरुखी भरा व्यवहार संध्या के मन को छन्नी कर रहे थे। तभी अमर की आवाज़ ने उसकी तन्हाई को चीर दिया और चिढ़ते हुए बोला, ये कैसी सूरत बना रखी है तुमने? जब देखो रोनी शक्ल बनाए बैठी रहती हो। संध्या ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए धीरे से बोली, अच्छा आप नहीं जानते, रात को आपकी माँ ने मेरे और मेरे माता पिता के बारे में जो कुछ भी कहा, क्या वह सही था? अमर ने नज़र चुराते हुए चीख कर जवाब दिया, तो क्या गलत कहा मेरी माँ ने? संध्या का दिल धक से रह गया। वो हैरानी से बोली, मेरे माँ बाप के खिलाफ इतनी बातें कह दी उन्होंने और तुम्हें उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा? अमर क्रोधित स्वर में बोला, बस इसलिए तो मैं तुम्हारे मायके जाने के खिलाफ हूँ। वहाँ से लौटने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। संध्या का गुस्सा अब आंसू बनकर झलक पड़ा। अच्छा, कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैं आए दिन मायके ही जाती रहती हूँ। सिर्फ एक दिन मेरी माँ ने रुकने को कहा, फिर भी तुमने कैसे झूठ बोला था कि माँ की तबीयत ख़राब है। झूठा बहाना बनाकर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ वापस ले आए। अच्छा, ज़ुबान भी चलने लगी है तेरी। कहते हुए अमर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आओ देखा ना ताओ और ज़ोरदार तमाचा संध्या के चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ की तीव्रता इतनी थी कि वह सीधे बिस्तर पर जा गिरी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। अमर ने उसकी ओर देखा और निर्दयता से बोला, अगर इतनी ही तकलीफ़ है तो सामान बांधो और अपने मायके चली जाओ, और उसके बाद यहाँ वापस आने की ज़रूरत नहीं है। संध्या की आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन अमर वहीं नहीं रुका। आदेश भरे स्वर में बोला, अब खड़ी हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है, माँ को भी भूख लगी है, और ख़बरदार फिर कभी ऐसी रोती सूरत दिखाई तो।
अगली बार ऐसा हाल करूँगा कि खुद को पहचान नहीं पाओगी। संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है। वह बिना कुछ कहे उठी और खुद को संभालते हुए रसोई की ओर चल दी। कुछ देर बाद सुशीला जी के पास फ़ोन आया। उनकी सहेली राधा का फ़ोन था। फ़ोन उठाया तो सुशीला जी खुश होते हुए बोली, अरे वाह राधा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं तो कब से चाहती थी कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। राधा और सुशीला दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बिना ज़्यादा बातचीत के दोनों परिवारों ने लड़के और लड़की को एक दूसरे की तस्वीर दिखाकर रिश्ता पक्का कर लिया। बस अब रमेश के इंडिया आने का इंतज़ार था ताकि इस रिश्ते को औपचारिक रूप दिया जा सके। करीब 10 दिन के बाद अमर का छोटा भाई रमेश भी इंडिया पहुंच गया। वह घर पहुंचकर अंदर आया तो संध्या साफ सफाई कर रही थी। आवाज़ सुनकर सुशीला जी और अमर भी वहां आ गए। अपने बेटे को देखते ही सुशीला जी के चेहरे की खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी और फिर घूरती आंखों से संध्या की ओर देखते हुए बोली, अब यहीं खड़ी रहेगी या मेरे बेटे के लिए कुछ चाय पानी भी लेकर आएगी? इतना भी नहीं सिखाया तेरे माँ बाप ने? ये सुनकर संध्या अंदर चली गई तो रमेश बोला, क्या माँ इतनी सी बात पर उसे डांट दिया? तो सुशीला जी बोली, अरे तू नहीं जानता इसे, इसलिए ज़्यादा इसकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा वह सब छोड़, तू मुंह धोकर फ्रेश हो जा, भूख लगी होगी तुझे। कुछ देर बाद संध्या ने चाय की ट्रे संभालते हुए जैसे ही रमेश के कमरे में जाने लगी, अंदर से आती आवाज़ों ने उसे रोक दिया। रमेश झुंझलाते हुए बोला, माँ ये सही नहीं है। सारिका और उसके घर वालों को इतना भी नहीं बताया कि मेरी नौकरी जा चुकी है और मेरा वीज़ा भी कैंसिल हो गया है। सुशीला गुस्से से बोली, अरे तू पागल हो गया है क्या? जानता भी है कि सारिका के माँ बाप कितने रईस हैं। इकलौती बेटी है उनकी, शादी होते ही उसका बाप तेरा करियर और बिजनेस सेट कर देगा। लेकिन माँ उन्हें अंधेरे में रखना गलत होगा। अगर शादी के बाद उन्हें पता चला तो? रमेश बेचैनी से बोला। तो सुशीला ने आंखें तैरते हुए कहा, बस अब तू कुछ नहीं बोलेगा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करेगा। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। रमेश चुप हो गया। अंदर खामोशी छा गई, लेकिन बाहर खड़ी संध्या के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि घर के लोग इतने बड़े झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ने जा रहे थे। दिन बीतते गए और घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। आज सारिका के घर वाले आ रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी सारा काम का बोझ संध्या पर ही ला दिया गया था और आज तो उसे सितारों से जड़ी हुई साड़ी पहनाकर सारा काम करना था। पिछली बार जो हुआ था सुशीला जी उसे दोहराना नहीं चाहती थी। जैसे ही राधा अपने परिवार के साथ आई, संध्या चाय की ट्रे लेकर आई और सबके सामने रख दी। राधा ने उसे देखते ही आश्चर्य से कहा, अरे बेटा तुम ही काम में लगी हो, घर में काम वाली नहीं है क्या? संध्या कुछ कहने ही वाली थी कि सुशीला जी ने बीच में ही बात काट दी। बनावटी मुस्कान के साथ वह बोली, अरे काम वाली बाई आई थी, सारा काम निपटा कर गई है। आज उसे जल्दी जाना था, उसके बेटे की तबीयत खराब थी, फिर मैंने उसे छुट्टी दे दी। आखिर सुख दुख तो सबके साथ है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बाकी का काम कर लेंगे। लेकिन संध्या बिना मुझे कोई काम करने कहाँ देती है। माँ बेटी सा प्यार है हम दोनों के बीच। राधा की बात सुनकर अमर झट से अपनी नकली हमदर्दी दिखाने लगा। अरे संध्या तुम भी बैठो ना, हमेशा काम में लगी रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। राधा खुश होकर बोली, बस यही अपनापन चाहिए था मुझे, मेरी बेटी के लिए भी। मैं जब भी आपके घर आती हूँ एक सुकून सा मिलता है। आपकी बड़ी बहू के चेहरे की रौनक और सुख देखकर ही मैंने अपनी बेटी का इस घर में रिश्ता पक्का किया है। सुनते ही संध्या मन ही मन बोली, चेहरे की रौनक, सुख, काश कोई देख पाता कि इस रौनक के पीछे कितने आंसू छिपे हैं। तभी राधा के पति श्रीवास्तव जी बोले, वैसे रमेश बेटा एक बात पूछनी थी, हमारी बेटी सारिका के विदेश जाने के लिए पेपर्स कब तक तैयार हो जाएंगे? आखिर वह भी तो तुम्हारे साथ ही कनाडा जाएगी ना, कहीं पोल ना खुल जाए। ये सोचकर रमेश के बोलने से पहले ही सुशीला जी बोली, अरे पेपर्स का क्या है, कुछ ही दिनों में पेपर तैयार हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। संध्या की नज़र सुशीला जी के चेहरे पर गई, जो अब भी पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल रही थी। संध्या का दिमाग घूम गया। सब लोग शादी के इंतजाम के बारे में बातें कर रहे थे, परंतु संध्या के अंदर ज्वालामुखी धसक रहा था। वह जानती थी कि अगर उसने सीधे सीधे कुछ कहा तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। सुशीला जी के दिखावे का नकाब इतना मजबूत था कि लोग उनके झूठ को सच मानते थे, लेकिन वह अब इस झूठ का हिस्सा नहीं बनेगी। उसने तय कर लिया था कि अब बस वह इस खेल को जल्द ही ख़त्म कर देगी। उसकी नज़र टेबल पर रखी श्रीवास्तव जी की गाड़ी की चाबी पर पड़ी। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह धीरे से आगे बढ़ी और मेज पर रखे सभी गिलास उठाने का बहाना करते हुए
चुपचाप चाबी अपनी मुट्ठी में दबा ली और तुरंत रसोई में घर में आ गई। उसी समय रमेश किसी काम से घर से बाहर निकला तो राधा जी ने कहा, अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। शादी के दिन ही मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। अरे इतनी जल्दी क्या है? पर कोई नहीं, अब तो अपने घर आना जाना लगा ही रहेगा। सुशीला जी बनावटी ढंग से मुस्कुराते हुए बोली। वह लोग वहाँ से चले गए। उनकी गाड़ी गली के बाहर खड़ी थी, इसलिए उन्हें वहाँ तक पैदल ही जाना था। लेकिन जैसे ही वह गली के बाहर पहुँचे, श्रीवास्तव जी ने अपनी जेब में हाथ डाला। श्रीवास्तव जी हैरानी से बोले, अरे मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ गई? उन्होंने दूसरी जेब टटोली, फिर कोट की जेब में हाथ डाला, लेकिन चाबी नहीं मिली। मुझे लगता है चाबी उनके घर पर ही रह गई है। हाँ, शायद वहीं रखकर भूल गए होंगे। चलिए मैं भी चलती हूँ, राधा ने कहा। वे दोनों वापस सुशीला जी के घर की ओर चल पड़े। इतने में संध्या ने अपनी दूसरी चाल चल दी। उसने अपनी सास और पति की ओर देखा और साफ शब्दों में कहा, मैं अब इस झूठ का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं सारा सच लड़की वालों को बता दूंगी। सुशीला जी के चेहरे का रंग उड़ गया और घबरा कर बोली, क्या बकवास कर रही है तू? तू करेगी ऐसा? इतनी हिम्मत? संध्या बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही। अमर का खून खौल उठा। उसने झपट कर हाथ उठाया। चुप हो जा, अगर एक शब्द और बोला तो संध्या कड़क आवाज में बोली, मार लो जितना मर्जी मार लो, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। तुमने मुझे बहुत सताया, लेकिन अब किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद मैं नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि ये शादी एक धोखा है। रमेश की कोई नौकरी नहीं है कनाडा में। ये भी बताऊंगी कि तुम लोग मेरे साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते हो, घर की नौकरानी बनाकर रखते हो। इतने अत्याचार के बाद मुझे ज़बरदस्ती मुस्कुराने को बोलते हो। तुम लोगों ने झूठ बोलकर उन्हें फंसाया है। मैं उन्हें बताऊंगी कि संध्या की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अमर का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। बकवास बंद कर अपनी तू। क्या बताएगी? किसको बताएगी? संध्या के चेहरे पर हाथों के निशान पड़ चुके थे, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी टूटी नहीं थी। उसने अपनी सास की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। सुशीला जी हाथ नचाते हुए बोली, देख लिया कैसी जुबान चल रही है इसकी? इसलिए कहती थी कि इसे काबू में रख। संध्या चिल्लाकर बोली, बस बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सबको सच बताकर रहूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में लोहे की मजबूती थी। अमर फिर से संध्या के बाल खींचते हुए बोला, अगर तूने मुंह खोला तो आज तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इतना कहते हुए जैसे ही अमर संध्या पर हाथ उठाने लगा, तो इस बार किसी ने पीछे से अमर का हाथ रोक लिया। अमर ने अपने दाहिने तरफ नज़र घुमाकर देखा तो वह श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने उसका हाथ मजबूती से जकड़ रखा था। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण था। सुशीला जी के चेहरे का रंग उड़ गया। अमर भी हक्का बक्का रह गया। तो ये सब चल रहा था इस घर में। हमारी बेटी को भी ऐसे ही फंसाने की साजिश हो रही थी। राधा जी बोली। श्रीवास्तव जी ने गहरी सांस ली और एक कड़वी हंसी हंसे। वाह सुशीला जी वाह, आपने तो बहुत बड़ा खेल खेला था। हम तो आपके जाल में इस कदर फंस चुके थे कि अपने हाथों से ही अपनी बेटी का गला घोंटने चले थे। सुशीला जी घबरा गई। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये लड़की तो झूठ बोल रही है, सुशीला बोली। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा ने आगे बढ़कर संध्या के गालों पर पड़े लाल निशानों को देखा और आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, इस मासूम का क्या हाल कर दिया तुमने। फिर श्रीवास्तव जी गंभीर स्वर में बोले, अब ये रिश्ता तो किसी भी हालत में नहीं होगा। सुशीला और अमर सकते में आ गए। अरे नहीं भाई साहब, सुनिए तो सही, गिड़गिड़ाते हुए सुशीला जी ने कहा। बहुत सुन लिया, अब हमें कुछ नहीं सुनना। कहते हुए राधा जी घर से बाहर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने संध्या की ओर देखा और उसका हाथ थाम लिया। बेटा, अब तुझे इस नर्क में नहीं रहना चाहिए। अगर हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया तो ये जालिम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तुम हमारे साथ चलो। श्रीवास्तव जी और राधा जी संध्या को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। संध्या के गले, बाजुओं और चेहरे पर पड़े निशानों को देखकर पुलिस ने बिना देर किए घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कर लिया। इतने घाव देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे। पुलिस ने तुरंत सुशीला और अमर को गिरफ्तार कर लिया। आज अमर सलाखों के पीछे अपने बेबसी पर रो रहा था। श्रीवास्तव जी की मदद से संध्या ने उन पर कोर्ट केस कर दिया, जिससे बच पाना अमर और सुशीला के लिए नामुमकिन था। अब संध्या ने ठान लिया था कि वह स्वयं पर हुए सारे अत्याचारों का हिसाब बराबर करके रहेगी। इसके बाद संध्या के कहने पर श्रीवास्तव जी ने उसे उसके मायके छोड़ दिया और उसे हर संभव मदद देने का वादा किया। अब संध्या अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक थी। उसने अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू की,
जो शादी के बाद सुशीला जी ने ये कहकर छुड़वा दी थी कि अब तुझे सिर्फ घर के काम करने हैं, लेकिन अब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। आज संध्या एक पीड़िता नहीं थी, वह अपने जैसे अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। जो कभी चुप रहकर जुल्म सहती थी, अब अपनी आवाज़ बुलंद कर चुकी थी। जो कभी घुट घुट कर जी रही थी, अब खुलकर सांस ले रही थी। और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद से प्यार करने लगी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सपने थे, ढेर सारे सपने। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत